गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन क्या होता है, मतलब सरफेस टेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो हमने स्टडी किए थे। उसमें कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी। एक बार रिवाइज करती हूँ मैं डेफिनेशन। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। एक मिनट, हाँ। सबसे पहले हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स एंड दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे, होप सो। चलो जल्दी से बताओ, कोहेसिव फोर्स क्या होता है एंड एडहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, एंड एडहेसिव फोर्स मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, है ना। तो बच्चों, नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, जो मैं बताने वाली हूँ आप ज़रूर नोट डाउन करते चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें। जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करें। उसके बाद हमने देखी थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखी थी हमने, दैट इज रेंज। रेंज क्या होता है, मॉलिक्यूल की रेंज क्या होती है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स इज इफेक्टिव, दैट इज द रेंज। ये डेफिनेशन हमने देखी थी। और उसी रेंज को कंसिडर करके हमने एक स्फीयर इमेजिन किया था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको हमने बोला था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, एक इमेजिनरी स्फीयर सराउंडिंग अ मॉलिक्यूल। मान लो ये मॉलिक्यूल है लिक्विड का, इसके सराउंड में एक स्फीयर इमेजिन किया था, जिस स्फीयर की रेंज क्या होती है, रेडियस होती है ना। रेंज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज सपोज टू बी रेडियस, और वो खुद मॉलिक्यूल जो है वो उस स्फीयर का सेंटर रहेगा। बट एक्चुअल में ये स्फीयर है नहीं, इसको हमने इमेजिन किया है ना। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने स्टडी की थी। उसके बाद मैंने और एक डेफिनेशन आपको बताई थी, दैट इज द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिक्विड हमने लिया है, लिक्विड के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स का जो रेंज है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स का रेंज ही उसका थिकनेस रहेगा। तो उस थिकनेस का एक लेयर अगर मैंने फॉर्म किया, तो उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म बोलेंगे। तो ये लेयर है, लेयर मतलब क्या, डबल है, डबल लेंथ आती है इसकी, है ना। तो जब भी सरफेस फिल्म बोलेंगे हम लोग वहाँ पे 2L कंसिडर करेंगे, डबल लेंथ कंसिडर करेंगे। इतना याद रखो, क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किस न्यूमेरिकल में, किसी न्यूमेरिकल में सरफेस फिल्म दी होती है, तो वहाँ पे हमें 2L लेना है। कैसे, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताऊंगी ही। बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। एक्चुअल में इसमें सरफेस टेंशन है क्या, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग सरफेस टेंशन एग्जैक्टली है क्या, ये मैं बताने वाली हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सरफेस टेंशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट। मैं पॉइंट वाइज ले रही हूँ, अगर कोई पॉइंट छूटता है तो वैसे मुझे कमेंट करो। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। देखो, इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर थियरी के ऊपर बेस्ड जो सरफेस टेंशन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। तो सबसे पहले समझ लो एग्जैक्टली है क्या। हम क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर में हम लोग लिक्विड लेंगे। मान लो इस कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया, ओके। इस लिक्विड में ये सरफेस है, सरफेस के 3 मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करने वाली हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है, ओके, इसको मैं नाम देती हूँ A। दूसरा, मतलब ये मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है, मॉलिक्यूल यहाँ पे है, उसका सेंटर जो है वो मॉलिक्यूल है, उसके सराउंडिंग का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने ड्रॉ किया है। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे कंसीडर करने वाली हूँ, मॉलिक्यूल B। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो कैसे बनेगा,
ऐसे बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपेयर करो। चलो उसके बाद तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे लेने वाली हूँ, है ना। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करो, कैसे आता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो देखो ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल सी है। तीनों में डिफरेंस देखो क्या है बच्चों। ये मॉलिक्यूल जो ए जो है दैट इज 100% इनसाइड द लिक्विड, मतलब टोटली इनसाइड द लिक्विड है मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल बी जो है वो पार्टली आउटसाइड द लिक्विड है। पार्टली मतलब 75% वो इनसाइड द लिक्विड है एंड 25% वो आउटसाइड द लिक्विड है। मॉलिक्यूल सी जो है वो 50-50 है, 50% इनसाइड द लिक्विड है, 50% आउटसाइड द लिक्विड है। तो इससे क्या होगा देखो, मॉलिक्यूल ए का जो है इसके फोर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए में देखो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो फोर्स सभी डायरेक्शन से है। इस डायरेक्शन से फोर्स है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, क्योंकि उसके सराउंडिंग में सभी मॉलिक्यूल्स है ना। इस डायरेक्शन में भी लिक्विड मॉलिक्यूल है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में लिक्विड मॉलिक्यूल्स है और वो सेम मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब क्या, इसके सभी डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। तो इसके सभी डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। मॉलिक्यूल बी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल बी में देखो क्या है, पहले मॉलिक्यूल ए की ही बात कर लेते हैं। तो इसके सभी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या देखो, इसका जो अपवर्ड फोर्स है मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है एंड डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इक्वल है, बराबर है ना। जितना फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स है। इसका मतलब क्या देखो, अगर ऊपर का फोर्स भी 20 है, नीचे का फोर्स भी 20 है, मतलब बॉडी बैलेंस हो रही है। वेइंग बैलेंस पता है सबको, अगर मैं दोनों हम सब्जी लेने जाते हैं वेइंग बैलेंस होता है। वेइंग बैलेंस में कैसे, दोनों साइड में सेम वेट रखा हमने, इस डायरेक्शन या इस साइड में भी हमने, इस पैन में भी हमने 1 kg रखा, दूसरी साइड में हम 1 kg की सब्जी रखते हैं। तो अंदर में जो इंडिकेटर होता है वो एग्जैक्टली कहाँ होता है, सेंटर में। उसी तरह तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब बैलेंस है दोनों भी साइड, इसकी बैलेंस है। इसकी दोनों साइड बैलेंस होने की वजह से अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फोर्स अपवर्ड माइनस फोर्स डाउनवर्ड लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। मतलब बॉडी कौन सी भी डायरेक्शन में नहीं जाने वाली, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि दोनों साइड का फोर्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स है, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। किसके लिए, मॉलिक्यूल ए के लिए। मतलब वो बैलेंस है, उसके ऊपर की डायरेक्शन में सेम फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम फोर्स है, दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। ओके, ये होगी मॉलिक्यूल ए की बात। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल बी की। मॉलिक्यूल बी के बारे में जरा सोचो। देखो इसका क्या है, इसका डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है ना। यहाँ पे बस 25% पोर्शन ऊपर की साइड में है। इसका मतलब क्या कि जो एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल ए में, मॉलिक्यूल बी के लिए ऊपर की डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इतने से बस इतना पार्ट जो है वो क्या है, हाफ, मतलब इसका 25% जो है वो इनसाइड द लिक्विड है, 25% आउटसाइड द लिक्विड है। इसका मतलब क्या, 25% पार्ट पे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है और एडहेसिव फोर्स कम है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो मॉलिक्यूल बी का जो है ऊपर की डायरेक्शन में बस कितना फोर्स है, दैट इज 25% ओनली। अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कितना है, अपवर्ड फोर्स है 25%। ओके, एंड डाउनवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स 75% है, राइट ना। मतलब सॉरी 75 नहीं, 50% है टोटल। ऐसे कितना होगा, देखो ये 50% डाउनवर्ड फोर्स है एंड 25% अपवर्ड फोर्स है। मतलब ये बैलेंस नहीं है। देखो मतलब मान लो, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन जितना फोर्स है, कोहेसिव फोर्स,
एंड अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन जितना फोर्स है। अगर मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेती हूँ तो मुझे 10 न्यूटन फोर्स मिलेगा, लेकिन वो 10 न्यूटन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड का फोर्स ज़्यादा है ना। मतलब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, है ना, और कोई पर्सन है उस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। मतलब मान लो मैंने इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन लगाया, उसने उस डायरेक्शन से 10 न्यूटन लगाया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव होगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव होगा। समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन से 20 लगाया, उस डायरेक्शन से 10 लगाया, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि मेरा फोर्स ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल बी का है, नीचे की डायरेक्शन से 20 है, ऊपर की डायरेक्शन में 10 है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है। कितने रिजल्ट से? 10 न्यूटन के रिजल्ट से, क्योंकि ऊपर का -10 हो गया, निकल गया वहाँ से, तो बस 10 न्यूटन से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स रहेगा, एफ नेट रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, नेट फोर्स। ओके, ये हो गया मॉलिक्यूल बी का। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल सी की। वेट अ मिनट, इसको मैं रफ करती हूँ, ठीक से अंडरस्टैंड करो बच्चों, फिजिक्स में रटो मत। उसके बाद देखो मॉलिक्यूल सी की हम बात करते हैं। मॉलिक्यूल सी, मॉलिक्यूल सी में देखो क्या हो रहा है। मॉलिक्यूल सी का तो 50% पार्ट इनसाइड द लिक्विड है, 50% पार्ट आउटसाइड द लिक्विड है। मतलब ऊपर की डायरेक्शन में पूरा कोहेसिव, ऊपर की डायरेक्शन में पूरा एडहेसिव फोर्स है ना, एंड नीचे की डायरेक्शन में पूरा कोहेसिव फोर्स है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। ऊपर की डायरेक्शन में एडहेसिव फोर्स कम है, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हमें बस कोहेसिव फोर्स की बात करनी है। अब क्या होगा देखो बच्चों, अब ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका मुझे आंसर दो। मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूल बी का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा कि सी का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा? सोच के बताना है। मॉलिक्यूल बी का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा कि सी का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली सी का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा। आप बोलेंगे बच्चे कैसे मैम, यहाँ पे तो 25% ऊपर की डायरेक्शन में है, इसीलिए सी का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 20 न्यूटन का फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, उस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का अपोजिशन है, बट अभी मैं बस 20 न्यूटन का मैं खुद फोर्स लगा रही हूँ, उस डायरेक्शन से अपोजिशन है ही नहीं। अगर उस डायरेक्शन से अपोजिशन नहीं तो पूरा के पूरा 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? देखो कैसे, यहाँ पे मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, ऊपर की डायरेक्शन में 0 न्यूटन है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 25% ऊपर की डायरेक्शन में था, यहाँ पे 50% नीचे की और ऊपर की डायरेक्शन में 0 है। इसका मतलब अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेती हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 20 न्यूटन। और यहाँ पे कितना मिला था? 20 - 10 कितना मिला था? 10 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल सी है उसका डाउनवर्ड पुल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल बी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को लगता है कि मॉलिक्यूल बी का डाउनवर्ड पुल ज़्यादा है, बट नेवर। यहाँ पे 25% 75% है, लेकिन 25% ऊपर खींच रहा है और 50% नीचे खींच रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड पुल कम रहेगा और मॉलिक्यूल सी के लिए डाउनवर्ड पुल ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे है क्या, अपवर्ड फोर्स कितना है? अपवर्ड फोर्स कितना है? दैट इज इक्वल टू 0%। अपवर्ड फोर्स है ही नहीं। एंड डाउनवर्ड फोर्स कितना है? डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू 50%। तो यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स कहाँ रहेगा? नेट फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, एंड दैट इज मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम से बोलो ग्रेटर, दैट इज ग्रेटर दैन मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी से ज़्यादा फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स मॉलिक्यूल बी का ज़्यादा रहेगा। ओके, मॉलिक्यूल सी से, मॉलिक्यूल सी का ज़्यादा रहेगा मॉलिक्यूल बी से। आज लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा मॉलिक्यूल ए के लिए? दैट इज़ 0,
मॉलिक्यूल बी के लिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 25%, डाउनवर्ड फोर्स 50%, नेट फोर्स डाउनवर्ड रहेगा। मॉलिक्यूल सी के लिए अपवर्ड फोर्स 0 है, डाउनवर्ड फोर्स 50 है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कहाँ पे रहेगा? नेट फोर्स डाउनवर्ड ही रहेगा और वो भी ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल बी से। तो बच्चों अभी हम किसके बारे में सोचने वाले हैं? इस मॉलिक्यूल सी के बारे में सोचने वाले हैं। मतलब सभी जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, ये सभी मॉलिक्यूल्स के वजह से इस सरफेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसको शॉर्ट में नोट डाउन करते चलो। एक्सप्लेनेशन में आप सेंटेंस में लिखोगे जो भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी और उसको अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो देखो अभी सभी जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। इसको मैं रफ करती हूँ। देखो अब मैं सभी सरफेस के मॉलिक्यूल कंसीडर करती हूँ। दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, सभी सरफेस के मॉलिक्यूल्स मैंने कंसीडर किए। अब इन सब का फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड पुल है सबके लिए, है ना? सबके लिए डाउनवर्ड पुल है ऐसे। तो क्या होगा देखो, सभी मॉलिक्यूल्स को उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमाइज़ करना है। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात कहाँ से आ गई, है ना? देखो इधर ध्यान दो सब लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये सभी मॉलिक्यूल्स का जो है डाउनवर्ड पुल ज़्यादा है, और अगर आपको मैं बोलूँ हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज़ करनी होती है। कैसे? देखो अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ती हूँ तो इसको मैं छोड़ दूँ, मेरे फोर्स की वजह से वो यहाँ पे इस पोजीशन पे है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो वो सडनली नीचे गिरेगा। मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है सबको क्या करना है? उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज़ करनी है। मिनिमाइज़ करनी है मतलब कम करनी है, इसलिए तो नीचे गिर रहे, हाइट कम कर रहे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, है ना? इसी के ऊपर बेस्ड आपका आगे का टॉपिक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। h मतलब क्या? h हाइट कम करके वो क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज़ करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ के, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, वैसे यहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है? उनको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज़ करनी है। मतलब क्या? उनको नीचे की डायरेक्शन में आना है, सबको नीचे की डायरेक्शन में आना है। अब अगर यहाँ के मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि देखो हाइट भी कम है। यहाँ से मैं हाइट कंसिडर करने वाली हूँ, हाइट भी कम है और ये मॉलिक्यूल की हाइट ज़्यादा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इनकी हाइट ज़्यादा है लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है ना? और इनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके पास क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी है। एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनकी एनर्जी मिनिमाइज़ करनी है और मिनिमाइज़ करने की वजह से वो नीचे की डायरेक्शन में खुद को पुल कर रहे है ना? तो यहाँ पे पुल करने की वजह से सरफेस कुछ ऐसे बन रहा है। मतलब वो सरफेस एरिया क्या कर रहा है? मिनिमाइज़ करने का काम कर रहा है। और जो सरफेस एरिया मिनिमाइज़ करने का काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। लेकिन ये हो गया, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, अंडरस्टैंड करवाया कि सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। बट एक्चुअल में अगर आपको सरफेस टेंशन मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे? देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ये टोटल लेंथ पे लग रहा है। मुझे मेजर करना है सरफेस टेंशन कितना है। तो सरफेस टेंशन अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे? यहाँ पे फोर्स की बात करो, यहाँ पे दो चीज़ें लगने वाली। कौन सी? सरफेस फोर्स कितना लग रहा है वो फोर्स, और लेंथ, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करेगी। तो मैं अगर इस टोटल लेंथ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ
एक सिंगल पार्ट के ऊपर, मतलब मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर जितनी लेंथ है, उसको मैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दूँ तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, और वो कौन सा फोर्स चाहिए, दैट इज शुड बी टेंजेंशियल फोर्स। उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स ही होना चाहिए, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल नहीं करेगा, वो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ऐसा ही फोर्स चाहिए, टेंजेंशियल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स ही चाहिए, जो क्या करेगा, सरफेस का एरिया मिनिमाइज करने का काम करेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस के ऊपर टेंशन लाने का काम करेगा, है ना, स्ट्रेस लाने का काम करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अगर शॉर्ट में हम लोग डिफाइन करें तो क्या आता है, देखो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते सब लोग, इज डिफाइंड एज tangential force acting on a surface per unit length, देखो, कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अगर इसको मैं ऐसे सिंबॉलिकल मैथमेटिकली लिखूँ तो क्या आएगा, मैथमेटिकली टेंशन के लिए टी भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे बुक्स में इसको एस से भी डिनोट किया है, एस सी वर्मा वगैरह अगर आप देखोगे तो सरफेस टेंशन को टी या एस दोनों से डिनोट किया है। टेंजेंशियल फोर्स मतलब ही परपेंडिकुलर फोर्स होता है, डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा लेंथ। देखो बच्चों, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स ही हमें लेना है, मतलब मान लो कभी कभी वो जानबूझ के क्या करेंगे, आपको कुछ एंगल देंगे, ऐसे फोर्स लगाए, मान लो ये लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगाए, मान लो 45 डिग्री एंगल में फोर्स लगाए, है ना, तो ये फोर्स हम यहाँ एंगल में लगा रहा है, टेंजेंशियल नहीं है ये, तो इसके दो कंपोनेंट बना लो, एक कंपोनेंट ये आएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। इस डायरेक्शन का थीटा की साइड में क्या होता है, कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, तो ये बनेगा एफ कॉस 45, ये बनेगा एफ साइन 45। और आपको सरफेस टेंशन निकालने बोला है, कुछ लेंथ आपको दे के रखी है, आपको बोला कि सरफेस टेंशन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ सरफेस टेंशन कितना है 45, ये एक, अब मुझे बताओ ये जो सरफेस टेंशन है एफ कॉस 45, ये उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, डाउनवर्ड पुल लाएगा उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, बिल्कुल नहीं। तो ये जो फोर्स है कौन सा वाला, ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये यहाँ पे डाउनवर्ड पुल लाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू मैं लिखूँगी F साइन 45 डिवाइड बाय L, ऐसे लिखूँगी मैं, मतलब मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है। एक्चुअली आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये करने की ज़रूरत नहीं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपका लॉजिकल थिंकिंग चेक किया जाता है, तो उसमें वो जानबूझ के आपको कुछ ना कुछ एंगल देंगे, और उस एंगल के हिसाब से आपको सरफेस टेंशन निकालना होगा। तो उस वक्त आप क्या करोगे, बहुत समझदारी से आपको क्या लेना है कि एफ साइन 45, मतलब हमेशा एफ साइन 45 आएगा, ऐसे नहीं है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो लेना है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव कॉर्नर है, बोर्ड के लिए तो हमें इतना काफ़ी है, कितना काफ़ी है, एफ टी डिवाइड बाय लेंथ, मतलब क्या, देखो अब इसका एसआई यूनिट लिख लेते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन, ऊपर न्यूटन है, डिवाइड बाय लेंथ क्या है, मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, डायमेंशंस आएंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 M1 T-2, डायमेंशन सीख लो बच्चों, 11 का फर्स्ट चैप्टर। डिवाइड बाय क्या है, लेंथ क्या है, यहाँ पे L1 है ना, 1 बिकम्स 0, ओके, तो ये क्या बनेगा, L0 M1 T-2, ये है मेरा सरफेस टेंशन का डायमेंशन, L0 M1 T-2, ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। बच्चों इसको ठीक से नोट डाउन करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट देती हूँ आपको, क्या नोट है, देखो मैंने आपको बताया था कि सरफेस फिल्म होगी, मतलब हम डबल लेयर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे डबल लेयर। सरफेस फिल्म के लिए नोट लिखो,
नोट, अगर सरफेस फिल्म है या फिर सोप सॉल्यूशन है, फॉर सरफेस फिल्म और सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन का भी डबल लेयर होता है। अगर लिक्विड यहाँ सोप सॉल्यूशन दिया है, सरफेस फिल्म और सोप सॉल्यूशन, इनके लिए हम लोग ये फॉर्मूला क्या लेंगे, टी का, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या लेंगे, F डिवाइड बाई 2L लेंगे। इतना याद रखो, डबल लेंथ लेनी है आपको, किसके लिए, सरफेस फिल्म के लिए एंड सोप सॉल्यूशन के लिए। तो समझ में आया बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर थियोरी एक्सप्लेन करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स, तीनों को एक्सप्लेन करो अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो। नहीं तो डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्स और वी कैन से टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, टी और एस से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू एफ टी डिवाइड बाई एल आएगा। उसका ऐसा यूनिट इसी के ऊपर से न्यूटन पर मीटर आएगा। इसका डायमेंशन आएगा L1 M1 T माइनस 2 डिवाइड बाई L1, सो T इज इक्वल टू बनेगा L0 M1 T माइनस 2। तो ये है सरफेस टेंशन। और ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, न्यूमेरिकल्स में आपको सरफेस फिल्म दिया है कि पहले वो चेक करो, सरफेस फिल्म या सोप सॉल्यूशन दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे 2L कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको अच्छे से कॉपी करो। एंड इसी के ऊपर है ना CET 2019 में एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल मैं अभी लेने वाली हूँ। तो देखो बच्चों स्क्रीन पे 2019 का एक सवाल मैंने लिखा है, क्या है देखो, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड था। अ लिक्विड फिल्म इज़ फॉर्म ओवर अ फ्रेम MnOP, एक फ्रेम ली है MnOP, इसके ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई। देखो बचपन में हम लोग वो बलून का खेल खेलते थे, सोप सॉल्यूशन में एक वायर होती थी, उसको इंसर्ट करके डीप करके एक फिल्म फॉर्म होती थी, फिर हम लोग ऐसे बलून्स प्रोड्यूस करते थे, है ना, जस्ट लाइक दैट। वैसे एक फ्रेम यहाँ पे है, इस फ्रेम के ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई है एंड द वायर OP वायर जो है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। द मास टू बी अटैच टू वायर OP, मान लो इस वायर को हमने एक मास यहाँ पे अटैच किया, मास टू बी अटैच टू वायर OP टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। एक्चुअली फिल्म प्रोड्यूस होने के बाद वो ऊपर की डायरेक्शन में, टेंशन की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में खींची जाएगी क्योंकि कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, उसकी वजह से ये स्लाइड हो रही है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में खींची जाएगी। तो मुझे उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इस साइड का फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये फोर्स मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, मतलब बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगी, मतलब मास लगाऊंगी। तो इस डायरेक्शन से मास लगाया तो ये M इंटू जी बनेगा, है ना, इस डायरेक्शन का फोर्स। तो ये फोर्स एंड ये फोर्स, दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ पे आप कितना मास अटैच करोगे ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, मतलब बैलेंस करने के लिए। तो देखो मतलब मुझे mg का m निकालना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, सरफेस फिल्म फॉर्म हो रही है, इसका मतलब मुझे 2L लेना है, मैंने नोट आपको लिख के दिया था। तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या है देखो, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। लेंथ अभी हम क्या लेंगे यहाँ पे 2L लेंगे क्योंकि सरफेस फिल्म है। तो क्या बनेगा देखो, F की जगह पे हम M इंटू जी पुट करेंगे, T इज इक्वल टू M इंटू जी डिवाइड बाई 2L। तो मुझे मास निकालना है बस। तो मास निकालने के लिए मैं यहाँ पे 2L को इधर शिफ्ट करूँगी, G को भी इधर शिफ्ट करूँगी, T एज इट इज़ रहेगा। जब मैं 2L को शिफ्ट करूँ तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा और G अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो वो इस साइड आके डिवाइड होगा। मतलब मुझे मास इज इक्वल टू मिलता है 2TL डिवाइड बाई G। ऐसा ऑप्शन है क्या, चेक करो, ऐसा ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो बच्चों इतना सिंपल सवाल पूछा था 2019 में, ओके। तो ऐसे ही सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं। तो होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रूर सॉल्व करें। अगर टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और भी अगर आपको टीचिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो ज़रूर बताएं। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। होप सो सभी नोट्स आप लोग बना रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखनी है, फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना है, फिज़िक्स को रटना मना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।